हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंकिएक्टासिस के बारे में। तो ब्रोंकिएक्टासिस का मतलब तुम लोग देखो, यहाँ पे तुम्हें नाम से ही समझ में आना चाहिए कि ब्रोंकिएक्टासिस होता क्या है। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जैसे ब्रोंकिएक्टासिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो ये समझ में नहीं आता कि लिखे क्या है इसमें यार। ठीक है ना, समझ ही नहीं आता क्या लिखे यार, हमको नहीं आता। अगर तुम एकदम नहीं पढ़े हो तो कैसे पढ़ोगे, बताओगे आंसर। ट्रिक बता रहे हैं। ब्रोंकाई ब्रोंकाई है, इक्टेसिस मतलब डायलेशन, खत्म। इट इज़ डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। अब डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई से क्या क्या हो सकता है वो सोचना है तुम्हें, ठीक है ना। कहाँ कहाँ हो सकता है डायलेशन से, क्या क्या हो सकता है, ये चेस्ट एक्सरे में कैसा दिखेगा, यही चीज़ तुम थोड़ा बहुत ऐसे अगर करके लिख लोगे, या उसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो कि डायलेटेड ब्रोंकाई है तो क्या करोगे ट्रीटमेंट में, इस तरह से लिख लोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये तुम्हें थोड़े, जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता था अभी 10 नंबर में से तुम मान लो कि 0 नंबर ले जा रहे थे, अभी हो सकता है 4 नंबर तक खींच जो, ठीक है ना। पास तो वैसे भी नहीं हो रहा है तुम, ठीक है ना, तो 1 नंबर से ही एक नंबर से हो सकता है तुम वो 1 नंबर कहीं और क्वेश्चन में निकाल लो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं लिखना आता कोई, मैं सीनियर ने नहीं बताया, ऑब्वियसली सीनियर बताते हैं कि, और कभी कभार हो सकता है पास भी कर दे, वो तो कुछ 6 नंबर 7 नंबर दे दे। एग्जामिनर कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि मतलब वो नहीं पढ़ते क्वेश्चन, उन्हें पहली दूसरी लाइन ठीक लगी तो वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार क्या हो, तुम कुछ भी बीच में बकवास लिख दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, होता है। इसीलिए हम हमेशा सीनियर्स कहते हैं पेपर भर के आओ, पेपर खाली नहीं छोड़ना, ठीक है ना। 10 नंबर का सवाल है, 6 पन्ना लिखना ही लिखना है, चाहे तुम जो भी बकवास लिखो, ठीक है ना, चाहे वो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ हो, लिखनी है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। डेफिनेशन क्या है, परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ मीडियम साइज ब्रोंकाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट है पहली बात, ये कोई टेम्पोररी फिनोमिनन नहीं है, यहाँ परमानेंट डायलेशन हो जाएगा। परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो पाएगा, इरिवर्सिबल डायलेशन है मीडियम साइज ब्रोंकाई का, मतलब कि जो स्मॉल ब्रोंकाई का नहीं होता, मीडियम साइज ब्रोंकाई का, सब सेगमेंटल ब्रोंकाई का, यहाँ पे परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ मीडियम साइज ब्रोंकाई या सब सेगमेंटल ब्रोंकाई का ये डायलेशन है। इट इज़ अ सुपरेटिव इन्फेक्शन, सो लॉट ऑफ कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, सुपरेटिव इन्फेक्शन है, ठीक है, सुपरेटिव इन्फेक्शन है तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन मिलेगा ड्यू टू मोर पस फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ब्रोंकिएक्टासिस। यहाँ पे ब्रोंकिएक्टासिस में बेसिकली पस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन दिखेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सेकेंडरी कंडीशन एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंजेनाइटल कॉजेज। ये हमेशा सेकेंडरी कंडीशन होता है, किसी दूसरे मतलब कि डिजीज़ के कारण से प्रेसिपिटेट कर सकता है, ना कि ये पहला। अगर सेकेंडरी कंडीशन में मोस्टली होता है, लेकिन कंजेनाइटल कंडीशन से, कुछ कंजेनाइटल कॉजेज से भी ब्रोंकिएक्टासिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, देयर शुड बी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन प्लस डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस। कुछ भी मान ले कि बंदे को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, लंग्स का, या वो किसी भी कारण से हो सकता हो, ब्रोंकियोलाइटिस ये सब अगर हो जाता है बंदे को, इन्फेक्शन हो गया है, कोई निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और इसके साथ क्या हो, डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस नहीं क्लियर हो पा रहे ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, COPD, ठीक है ना, ये सब कारण से, या डैमेज टू सीलिया। ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और डैमेज टू सीलिया क्या हो गया, पहले क्या बताया मैंने, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुआ प्लस क्लियरेंस ऑफ, डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और डैमेज टू सीलिया। क्या करेगा, एग्जाम्पल क्या है, डैमेज टू सीलिया के कार्टाजीनर सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, सीलिया नहीं है, मोटाइल है, तो मतलब कि वो क्लियरेंस नहीं कर पा रहा है ढंग से। सीलियोसाइटोथोरिया, ठीक है, सीलियोसाइटोथोरिया देख लेना कि वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे सीवियरली डैमेज होता है शेडिंग ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। एक सीलियोसाइटोफोरा होता है कि उसमें बेसिकली वायरल इन्फेक्शन एक होता है जिससे तुम्हारा सीलियरी डैमेज हो जाए और शेडिंग ऑफ ब्रोंकियल डैमेज हो जाए, मतलब शेडिंग ऑफ ब्रोंकियल सेल्स हो जाए, सीलियरी डैमेज प्लस शेडिंग ऑफ ब्रोंकियल सेल्स। अब टाइप्स ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन ब्रोंकोग्राम करके या ब्रोंकोस्कोपी करके या ब्रोंकोग्राम करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसा टाइप का ब्रोंकिएक्टासिस है। बेसिकली आजकल यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन देखते हैं फिर भी, ठीक है। रीड्स टाइप ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस, जिसको रीड्स कहते हैं, रीड्स क्लासिफिकेशन, अगर पढ़ा होगा तुमने पुरानी किताबों में। तो नॉर्मल ये ऐसा ही है, नॉर्मल जैसे ब्रोंकाई होता है। सिलेंड्रिकल मतलब यूनिफॉर्म डायलेशन हो गया, सिलेंड्रिकल में हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म डायलेशन है। वेरिकोज में क्या होगा, बीडेड होगा, ठीक है। नॉर्मल सिलेंड्रिकल वेरिकोज में बीडेड होगा, या सिस्टिक हो सकता है। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मोस्ट ईयर फॉर्म सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। सिलेंड्रिकल मोस्ट कॉमन है, सिस्टिक वाला तो सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के फॉर्म में और वेरिकोज वाला बीडेड रहेगा।
इटियोलॉजी क्या क्या होगी, कोई भी सेकेंड, हमने बताया था कि सेकेंडरी कॉजेज से ज़्यादा कॉमन होता है, ना कि कंजेनाइटल कॉजेज से। फ्यू कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन नहीं मानते होता। पल्मोनरी इन्फेक्शन कैसा इन्फेक्शन भाई, स्पेशली सीवियर क्रोनिक। तो कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन है? मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सीवियर क्रोनिक इन्फेक्शन है वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। पल्मोनरी इन्फेक्शन। डिक्रीज क्लियरेंस, तो डिक्रीज क्लियरेंस जैसे कि एबीपीए में हो सकता है एस्परजिलस ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है ना। तो ये हो सकता है ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो सकता है जिसमें म्यूकस प्लगिंग होगी और इसमें क्या कहते हैं, फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस, ठीक है। फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस होती है इसमें। एक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, बल्कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी यही होता है कि वहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड चैनल्स, वो ढंग से नहीं काम करते हैं, तो उनके कारण से जो है स्टेसिस ऑफ सेक्रीशंस होने लगते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, डिक्रीज सिलियरी मूवमेंट, डिक्रीज क्लियरेंस। सिलियरी डिस्काइनेसिया हो गया तो उससे क्या होगा, सिलियरी मूवमेंट जो है कम हो जाएगी और क्लियरेंस तुम्हारी कम हो जाएगी। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कैसे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो सकते हैं, जैसे सीओपीडी, एस्पिरेशन, फॉरेन बॉडी, जिसके कारण से हो सकता है सीओपीडी हो जाए, एस्पिरेशन होने लगे क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी सिक्का इक्का खा लिया तो भाई वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण से, और तो वहाँ उसके आगे पीछे का जो है तो ब्रोंकाई जो है डायलेट कर गया। ट्यूमर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर जो भी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकें, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है इसके अलावा, तुम्हारा इम्यूनो डिफिशियंसी जैसे कि HIV, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज, शॉगरेन सिंड्रोम, ये सब के कारण से भी ऑटो इम्यून बेसिकली ये सब होते हैं। तो इससे क्या होता है, फाइब्रोसिस और पेरेन्काइमा होगा। क्रॉन्स डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, शॉगरेन सिंड्रोम में फाइब्रोसिस होगा और पेरेन्काइमा, एयरवेज आर पुल्ड अपार्ट, तो फाइब्रोसिस हुआ। फाइब्रोसिस देखो, मान ले एयरवे है, इधर फाइब्रोसिस हो गया और इधर फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है ना। तो फाइब्रोसिस हुआ तो ये खींचेगा तो ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, एयरवेज आर पुश्ड अपार्ट, डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो ट्रांजिएंट, ये ट्रैक्शन ब्रोंकोस्टैसिस है, ये एक तरीके का ट्रैक्शन ब्रोंकोस्टैसिस है। जैसे ट्रैक्शन तुम वो पढ़े होगे, ट्रैक्शन स्प्लिंट वगैरह जो भी ऑर्थोपेडिक्स में यूज़ करते हैं, खींचने वाला, तो खींचने वाला ये ब्रोंकोस्टैसिस है। कुछ कंजेनाइटल कॉज हो सकते हैं जिसके बारे में बताया, वेरी फ्यू कंजेनाइटल कॉजेज आर देयर, राइट। तो क्या क्या बात की, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कि टीबी के कारण से, ठीक है। कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, या कोई ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्यूमर, सीओपीडी, ठीक है ना। और या कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लिया, तो इन सब कारण से तुम्हारा ब्रोंकिक स्टेसिस ये हो सकता है। या डिक्रीज क्लियरेंस, जो कोई एबीपीए के मैंने बात किया था, ठीक है ना। तो या सिलियरी डिस्काइनेसिया हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब के कारण से ये प्रेसिपिटेट कर सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ठीक है। तो और इसके अलावा तुम्हारा क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। मोस्ट कॉमन क्या होगा, ठीक है। तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, कोपियस में बताया ही था स्टार्टिंग में कि कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ये करा सकता है। तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगा, कोपियस म्यूकोपोरेनियस स्पूटम, यहाँ पे इन्फेक्शन का कारण से होता है, तो कोपियस म्यूकोपोरेनियस स्पूटम होगा ड्यू टू पोस्टीरियर वेरिएशन, ठीक है। पोस्टीरियर वेरिएशन इंक्रीज ऑन लाइंग डाउन मतलब कि लेटोगे तो ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन के साथ जो है तुम्हारा ये कोपियस म्यूकोपोरेनियस स्पूटम आएगा। लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, कोई लो ग्रेड फीवर हुआ उसको, बंदे को वेट लॉस हुआ, ठीक है ना, ब्रोंकिक स्टेसिस में। और हीमोप्टाइसिस माइल्ड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द एल्वियोलर वॉल, ठीक है। एल्वियोलर वॉल की जो है ब्लड वेसल्स तुम्हारी रप्चर कर गई, तो उसके कारण से जो है तुम्हारा हीमोपेटाइसिस होने लगा, ठीक है। साइंस क्या क्या होंगे, कोर्स लेदरी, माइल्ड मिड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, यहाँ पे क्रैकल सुनने को मिलेगा तुम्हें, साउंड होता है लेथरी मिड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स। वो तो जब देखो ये सब चीज़ें रोंकाई, क्रैकल्स, ठीक है ना, ये सब में बीज, ये सब सुनने पे पता चलेंगे। अगर तुम यहाँ पे फुल मतलब कि पढ़ लोगे, हम समझा देंगे कि कैसे होता है क्या होता है, तो नहीं समझ में आएगा। चाहे यूट्यूब पे तुम देख लो, सर्च कर लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी साउंड्स, ठीक है ना, किसमें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे समझ जाओगे थोड़ा सा, लेकिन पेशेंट पे सबसे मज़ा आता है सुनने में, ठीक है ना। तो साइंस क्या क्या होंगे, कोर्स लेथरी, मिड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, यहाँ पे मिड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स दिखेंगे, कोर्स लेथरी होते हैं। क्लबिंग यूजली रेड प्रेजेंटेशन, ब्रोंकिक स्टेसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में तुम्हें क्लबिंग देखने को मिलती है, लेकिन रिलेट प्रेजेंटेशन होती है। अनीमिया ड्यू टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड लॉस एवरी टाइम दे कफ। हीमोपेटाइसिस होता है, मैं बताया था कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वियोलर वॉल, तो उसके कारण से एनीमिया हो सकता है कि लॉस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे कफ।
एक्सरसबेशन होता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद एक्सरसबेशन किसके कारण से हो सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से हो सकता है। फीचर्स क्या क्या होंगे? इंक्रीज स्पूटम, न्यू ऑनसेट फीवर। तो यहाँ पे एक्सरसबेशन में क्या होगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से न्यू ऑनसेट फीवर होगा, स्पूटम बढ़ जाएगा। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉलोनाइजेशन विद सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ कॉलोनाइजेशन हो सकता है सर्टेन बैक्टीरिया के कारण से, जैसे कि मोस्ट कॉमन सुडोमोनास हो सकता है, अदर्स पर कोल्टेरिया सपेसिया, ठीक है ना। कॉलोनाइजेशन वो डायलेटेड एयरवेज में हो जाए। मैसिव हेमोप्टाइसिस ड्यू टू रप्चर ऑफ सम बिग वेसल, कोई रप्चर हो जाए बिग वेसल का, मैसिव हेमोप्टाइसिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉल पल्मोनरी हो सकता है, ठीक है ना। और इन्फेक्शन, इम्पाइमा, लंग एब्सेस, ये सब हो सकता है। माइलोइडोसिस, माइलॉइड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सीरम मोलाइड ए का डिपोजिशन हो जाए। तो ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस है, और कॉम्प्लिकेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट जानना चाहिए कि हाँ भाई क्या हो सकता है बंदे को, कि अगर हमने, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन होने से पहले मैनेज कर लेते तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते कॉम्प्लिकेशन पे। लेकिन वो एकदम जब सीवियर केस में आ जाए, मरीज आके मरने हालत केस में हो, तो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करोगे तो यही सीन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। यही सब कोलोनाइजेशन, मैसिव हेमेटोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इन्फेक्शन, माइलोइडोसिस, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस में पहला तो इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे कराओगे तो चेस्ट एक्सरे पे तुम्हारा ब्रोंकियल डायलेशन दिखेगा या ट्रैक अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है ना। इसके लिए जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो HRCT है, क्योंकि HRCT पे हमें क्या बताएगा? पहले तो ब्रोंकियो आर्टेरियल रेशियो बेसिकली थोड़ा मतलब कि 1:1 का रेशियो ज़्यादा हमें सूटेबल रखता है। लेकिन यहाँ ब्रोंकिक्सटेसिस के केसेस में ये जो है ब्रोंकाई जो है बड़ा हो जाएगा एल्वियोलाई से, आर्टेरियल से, तो ब्रोंकिक्सटेसिस में 1 से ज़्यादा का हो जाएगा। और B:A रेशियो में 1.5 से ज़्यादा हो गया तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिखेगा या ज्वेल ऑन रिंग अपीयरेंस दिखेगा। ट्रैक अपीयरेंस दिखता है HRCT में भी। स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या करोगे? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पैटर्न, तो फोर्स एक्सपेक्ट्री वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो होता है, जो करते हो बाई फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये 0.7 से कम हो जाएगा, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पैटर्न में दिखता है, 0.7 से कम हो जाता है। FEV1/FPC, उसके बारे में मैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बात करूँगा, राइट। ट्रीटमेंट इसमें क्या हो सकता है? बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेनली हम लोग करते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह। इसमें क्या करते हैं ट्रीटमेंट में? बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, मेनली फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है। क्योंकि परमानेंट इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयरवेज होता है इसमें। ड्रेनेज ऑफ सेक्रीशंस, ड्रेनेज करते हैं, अगर नहीं ड्रेन किया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। फिजियोथेरेपी में क्या होता है? कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी, एक डिवाइस फिजियोथेरेपी। कन्वेंशनल में पोस्चुरल, परकशन, वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो ये सब कर सकते हो, पोस्चुरल कर सकते हो कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में, परकशन वाइब्रेशन कर सकते हो, या डिवाइस फिजियोथेरेपी में पेप डिवाइस, HFCWO मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन डिवाइस, ठीक है ना। ऑसिलेशन डिवाइस कर सकते हो इसमें यूज़। फ्लटर कर सकते हो। इसके अलावा तुम एंटीबायोटिक्स दे दो इन केस ऑफ एक्यूट एक्सरसबेशन। मैक्रोलाइड्स आर यूज इन केस ऑफ 2 और मोर एक्सरसबेशंस पर ईयर। एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ठीक है ना। एक्यूट एक्सरसबेशन में मैक्रोलाइड्स दे दो, अगर 2 से ज़्यादा एक्सरसबेशन पर ईयर हो रहा है तो क्या दे दो? एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ठीक है ना। तो ये बात रही है तुम्हारे ब्रोंकिक्सटेसिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।